यस, कल एक क्वेश्चन होमवर्क में था, बोलो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 29 वाज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 29 मैडम किया क्या? क्वेश्चन नंबर 29 नहीं हुआ, देखते हैं। मैडम ध्यान दो, मैडम ध्यान दो। यस मैडम देखो, मनस्वी मैडम आगे देखो, ठीक है? हाँ ना वो आगे, अरे ध्यान दो मैडम, जाने दो, ठीक है? कुछ नहीं होता है। कुछ भी हो, ही इज वाइस कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, सो यस हमें उसको रिस्पेक्ट करना है और मैं उसका हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? यस देखो, पांड्या को वाइस कैप्टन किया, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं उससे अगेंस्ट नहीं हूँ, बट टीम में और अच्छे प्लेयर थे जिनको तो वाइस कैप्टन कर सकते, लाइक बुमराह हो सकता था, राइट? बट प्रॉब्लम क्या है कि जो अगर तुम यूएस में मैचेस रख रहे हो, यूएस में, तो उधर पांड्या की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है यूएस में, इसलिए ध्यान देना, पांड्या को वाइस कैप्टन रखना जरूरी था। और सबसे बड़ी ये बात थी, कोहली को टीम में लिया, पता है ना? और इधर इंडिया में डिबेट चल रहा है कि कोहली को टीम में रखना है नहीं रखना है, उधर अमेरिका में कोहली के पोस्टर लगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मतलब जिसके पोस्टर लगे उसको टीम में कैसे नहीं लेंगे, लॉजिकल है। और कोहली डिजर्व करता है प्लेस हमेशा वही। सो बट यस, एक अच्छा हुआ कि पांड्या वाइस कैप्टन बनाए, तो एक तो गारंटीड है, एक इंजरी अपनी हो सकती है वर्ल्ड कप में। आगे नहीं ना, वो पास्ट इवेंट होना चाहिए प्रोविजन नहीं बना सकते, पास्ट इवेंट की जरूरत है। आगे, सृष्टि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विथ सप्लायर टू परचेस ए मशीनरी, ओके, which is to be installed in its department A in a 3 months time। अच्छा, उन्होंने 3 months टाइम दिया, अगर एक्चुअल टाइम 4 months आता है तो सैलरी 4 months की हो गया, अगर एक्चुअल टाइम 5 months होता है तो सैलरी 5 months की हो गया, अगर पीरियड नहीं दिया तो हम 3 months के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। स्पेशल फाउंडेशन वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वॉज टू बी प्रिपेयर्ड विद इन दिस सप्लाई लीड टाइम, उस पीरियड में 3 months के भीतर फाउंडेशन रेडी करना है। The cost of the site preparation and laying foundation were rupees 1,41,870। कोई बड़ी बात है क्या? क्या ये कैपिटलाइज होगा? Yes. These activities were supervised by technician during the entire period who is employed for this purpose of rupees 45,000 per month. Okay. The technician services were given by department B to department A। हम डिपार्टमेंट A में मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं, सो ये बंदा कौन से डिपार्टमेंट का है? डिपार्टमेंट बी का है, जो डिपार्टमेंट ए के लिए काम कर रहा है, ठीक है? विच बिल्ड द सर्विसेज, डिपार्टमेंट बी ने सर्विस बिल्ड किए एट 49,500 पर मंथ आफ्टर एडिंग 10% ग्रॉस मार्जिन। एक्चुअली उसकी सैलरी कितनी है? डिपार्टमेंट बी के लिए सैलरी 45,000 है, उन्होंने 10% ऐड करके डिपार्टमेंट ए पे कितने की सैलरी बिल की? 49,500। मुझे बोलो ये 4,500 क्या इंटरनल प्रॉफिट है? और कल ही मैंने बोला था इंटरनल प्रॉफिट शुड नॉट बी कैपिटलाइज। सो तुम कैपिटलाइज 49,500 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स करोगे या 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स करोगे? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स। इग्नोर इंटरनल प्रॉफिट्स, इग्नोर इंटरनल प्रॉफिट। अरे यस और नो? कल मैंने बोला था बाला ने मोबाइल लिया 15,000 का, मम्मी को 30,000 में बेचा, फिर मम्मी बाला को फिर से 40,000 में बेच रही है। बाला बोल रहा है हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट, इट्स इंटरनल प्रॉफिट, वो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है। द मशीन वॉज परचेस्ड एट 1,58,34,000 इंक्लूसिव ऑफ IGST। बाला मुझे बोल रहा है सर IGST क्या होता है? अरे बाला IGST GST नहीं क्या, अरे
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सप्लाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अरे ऐसा नो, अरे ध्यान देना वाला, मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं, गुड्स एंड सर्विस ध्यान देना। 1,58,34,000 इंक्लूसिव ऑफ 12% जीएसटी। अगर जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है, क्रेडिट अवेलेबल है तो विल यू कैपिटलाइज जीएसटी और यू विल नॉट कैपिटलाइज जीएसटी। अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो इट इज नॉट कॉस्ट, तो कैपिटलाइज नहीं करना है। अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो कैपिटलाइज करेंगे, बिकॉज इट बिकम्स कॉस्ट इन दैट केस। फॉर विच इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल, ओ माय गॉड, तो मैडम कितना कैपिटलाइज करना है? नहीं, तुम्हें अमाउंट ढूंढना मुश्किल हुआ होगा। 1,58,34,000 मल्टीप्लाई बाय कितना मैडम? 100 डिवाइडेड बाय कितना करो? 112। अरे मैडम ये कभी कैलकुलेशन किया है क्या? अरे तुम्हारा जीएसटी चल रहा होगा ना अभी, 112 मल्टीप्लाई 100 कितना? सो व्हाट इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी प्राइस? 1,41,37,500। 1,41,37,500। अरे यस और नो? अरे समझा नहीं समझा? आगे। सो कैपिटलाइज कौन सी अमाउंट होगी? वन इंक्लूडिंग जीएसटी और एक्सक्लूडिंग जीएसटी? इंक्लूडिंग जीएसटी और एक्सक्लूडिंग जीएसटी इन दिस क्वेश्चन? एक्सक्लूडिंग जीएसटी। व्हाई? बिकॉज जीएसटी क्रेडिट इज अवेलेबल। आगे पढ़ो इंग्लिश। सृष्टि लिमिटेड, राइट, ₹55,770 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वर इंकर्ड टू ब्रिंग द मशीन टू फैक्ट्री साइट। क्या ये भी कैपिटलाइज किया जाएगा? डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यस। एन आर्किटेक्ट वॉज अपॉइंटेड एट ए फी ऑफ ₹30,000 टू सुपरवाइज मशीनरी इंस्टॉलेशन एट फैक्ट्री। ओ माय गॉड, तो क्या क्या कैपिटलाइज होने वाला है बोलो मुझे? मैडम ले लो कैलकुलेटर पे। 45 एक सबसे पहले क्या? 1,41,000 बोलो मुझे, 870 मल्टीप्लाई बाय 1, एम प्लस कर रहा हूं मैं। फिर बोलो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3, एम प्लस। फिर यहां पे कितना? 1,41,37,500 एम प्लस, 55,770 एम प्लस एंड 30,000 एम प्लस। बोलो कितना कैपिटलाइज होने वाला है टोटल अमाउंट? आंसर क्या है मैडम बोलो? 1,45,140। चेक करो आंसर। बाला ने होमवर्क किया ही नहीं तो आंसर आने का सवाल ही नहीं। बराबर बाला? भाई होमवर्क करो, मैं क्या, तो आंसर कितना है तेरा? उतने आया। अब भी बोलेगा उतने आ गया। अरे ऐसा नो मैडम, ये क्वेश्चन पहले जैसा ही था, खाली क्या किया इन लोगों ने? आईजीएसटी कर दिया, बाकी कुछ बड़ी, और एक इंटरनल प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर दी, बाकी कुछ है क्या? नेवर एवर इंक्लूड इंटरनल प्रॉफिट्स इन कैपिटलाइजेशन। नहीं मैडम, अब ध्यान देना। आ जाओ अपने नोट्स में। मैडम हमने बोला था मशीन हमारे बुक्स में 3 तरीके से आ सकती है। एक, एक्सचेंज के थ्रू। क्या एक्सचेंज का हमने कल कवर किया? एक्सचेंज के 2 ही क्वेश्चन है मॉड्यूल में, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लिए। एक्सचेंज के 2 ही क्वेश्चन से इंस्टीट्यूट के अभी तक मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाई है। मैडम एक्सचेंज हैविंग कमर्शियल सब्सटेंस, एक्सचेंज हैविंग नो कमर्शियल सब्सटेंस, याद है क्या? भूल गए? मनस्वी मैडम बोल रहे सर सब भूल गई, याद है? फिर मैडम क्या हमने एक्वायर्ड और परचेस वाला भी ले लिया? अरे यस और नो? 100% हर्षल। अब तीसरी बात हम डिस्कस करेंगे, कौन सी बोलो मुझे? आ जाओ, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट। क्या है वो? थोड़ा ये डिस्कशन ज्यादा नहीं है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट। अरे ये एसी ठीक से नहीं लगा है क्या? आशीष देख रहे? चलो, द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस मैडम, हम इनिशियल एक्विजिशन के इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम सब लोग इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एवरीवन हियर? मैडम चलो करे स्टार्ट।
तो मैडम ये सेकंड पॉइंट था ना उसमें से 4A, 4B क्या था मैडम? एक मिनट, अब हम सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के बारे में लिख ले रहे हैं। चलो 4B, 4B नहीं हुआ क्या? क्या हुआ था? ओके 4B करें स्टार्ट। लिखो मैडम, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। मैडम सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुम्हें परचेस एसेट समझा है तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इजी हो जाता है। करें स्टार्ट। लिखो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, उसकी कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे? ध्यान देना। करें स्टार्ट मैडम, यस और नो? गुड। लिखो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई। हाँ अब ठीक लग रहा है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, आशीष में टैलेंट है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई लिख लेना, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई। अरे यस और नो? करे स्टार्ट। यस। इफ, ध्यान देना, इफ एनी एंटिटी, मैडम लिखना है फास्ट, इफ एनी एंटिटी सेल्फ कंस्ट्रक्ट एनी पीपी। व्हाट इज सेल्फ कंस्ट्रक्ट? खुद बना रहे हो, बनवा के ले रहे हो? बाला खुद बना नहीं रहे भाई, बनवा के ले रहे। खुद बना रहे मतलब क्या? सेल्फ कंस्ट्रक्ट्स एनी पीपी। शाहजहां ने ताजमहल बनाया ऐसे हम बोलते हैं, बट उसने नहीं, उसने बनवाया एक्चुअली। समझा क्या? इफ एनी एंटिटी सेल्फ कंस्ट्रक्ट्स एनी पीपी then it should be initially recognized at cost. Then it should be initially recognized at cost. Then it should be initially recognized or recorded at cost. तो सर एक्सचेंज है तो भी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है? हाँ सर। सेल्फ एक्वायर्ड है तो भी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है? हाँ सर। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड तो भी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है? हाँ। बट हर तरह पे कॉस्ट का मीनिंग अलग अलग है। एक्सचेंज में कॉस्ट का मीनिंग अलग था। फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन, याद है? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड। फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस क्या था? फेयर वैल्यू ऑफ असेट ऑब्टेन्ड। अगर दोनों रिलायबल नहीं है तो हम बोलते थे कि बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन इटसेल्फ इज कॉस्ट ऑफ न्यू असेट। याद है क्या? नो कमर्शियल सब्सटेंस। वही जब मैंने एक्वायर्ड के बारे में डिस्कशन किया, परचेस के बारे में डिस्कशन किया, तो मैंने बोला कॉस्ट में चार चीजें समझना है कॉस्ट के लिए। फर्स्ट, परचेस प्राइस विच इज प्राइस माइनस एनी रिबेट्स एंड ट्रेड डिस्काउंट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस नॉन रिफंडेबल जीएसटी। दूसरा आता है डीएसी, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। उसके हमने एग्जांपल्स देखे। द कॉस्ट विच इज इंकर टू ब्रिंग द पीपीई टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट टू मेक इट रेडी एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, रेडी फॉर यूज तक के खर्चे। फिर हमने देखा द कॉस्ट विच शुड नॉट बी इंक्लूडेड, लाइक एग्जांपल administrative expenses, operational expenses and losses, right? Are you getting my point? या तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मुहूर्त निकालना, पूजा करना, इनॉग्रेशन एक्सपेंस आर नेवर एवर इंक्लूडेड। फिर हमने देखा स्पेशल आइटम। कौन सा था स्पेशल आइटम? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट दैट यू हैव टू इंकर व्हेन यू लाइक डिसमेंटल द असेट, उसके आज ही डिस्काउंटेड अमाउंट पे क्या करनी है? प्रोविजन करके उसको हमें क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। AS 29 प्रोविजन करने को बोलता है एंड AS 10 उसको कैपिटल असेट में ऐड करने को बोलता है। अरे समझा नहीं समझा? अरे यस और नो? वो था स्पेशल आइटम एट डिस्काउंटेड वैल्यू। एंड अब हम थर्ड रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, वो है तुम्हारी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। उसमें भी कॉस्ट, बट उसमें कॉस्ट में क्या क्या आएगा लिख लेना। फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट,
for the purpose of cost. For the purpose of cost, right? Elements of cost should be same. Elements of cost should be the same. Should be same as for acquired asset. Acquired asset, याद है? वही चार चीजों के बारे में ये बात कर रहे हैं, बराबर? फॉलोइंग आर स्पेशल पॉइंट्स, मतलब वही लेना है मैडम, क्या परचेस प्राइस लेनी है, क्योंकि आप जब मशीन एक्वायर कर रहे होंगे तो आप मशीन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपने सीमेंट लिया होगा, ब्रिक्स लिए होंगे, राइट? आपने सैंड ली होगी, खड़ी ली होगी, राइट? आपने स्टील वगैरह ये सब चीजें ली होगी। इमेजिन करो तुम फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अलग अलग प्लान्स लिए होंगे। समझ में आ रहा है क्या? अरे ऐसा नो, तो क्या उस केस में ध्यान देना, तो हमें वो परचेस प्राइस तो सबकी लेनी पड़ेगी, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट लेनी होगी, राइट? कुछ कॉस्ट को हमें कितना भी हो नहीं लेना होगा, एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट के प्रोविजन डिस्काउंटेड प्राइस पे करके उसको कैपिटलाइज करना होगा, वो तो आएगा। तो वो बोल रहे हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एंड एक्वायर्ड के कॉस्ट में कोई ऐसे एज सच डिफरेंस नहीं, एक्सेप्ट सम पॉइंट। लिख लेना, फॉलोइंग आर स्पेशल पॉइंट्स। Following are special points. Following are special points. Following are special points. 1. Do not include internal profits in the element of cost. क्या मैंने कुछ अलग बोला तुम लोगों को? कल भी वही बोला था। Do not include internal profit. कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे डिपार्टमेंट से वो सामान लेते हैं हमारे इधर, तो वो जो डिपार्टमेंट से ले आए वो राइट लोडिंग ऐड करके देता है हमें, मतलब सेलिंग प्राइस पे हमें देता है। डिपार्टमेंट हमारा ही है, सेम कंपनी का है, तो उन्होंने प्रॉफिट ऐड करके हमें सामान बेचा होगा, तो उस कैपिटलाइज करते टाइम वो प्रॉफिट को क्या करना है? इग्नोर करना है। डू नॉट इंक्लूड इंटरनल प्रॉफिट। Do not include internal profit. Do not include internal profit in element of the cost. In element of the cost. Second, borrowing cost may be capitalized. क्या बोला मैंने? Borrowing costs may be capitalized. As per AS 16. अगर तुम सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा उसको बनाने में, तो वो बन जाएगी क्वालिफाइंग असेट। एंड अगर उस असेट के लिए तुमने कुछ स्पेसिफिक लोन लिया होगा या जनरल लोन लिया होगा तो हमें इंटरेस्ट क्या करना होगा? कैपिटलाइज। याद है AS 16 में हम याद है हम क्या करते थे? एवरेज एक्सपेंडिचर ढूंढते थे ऑन असेट, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढते थे ऑन असेट, एंड फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके क्या करते थे? कैपिटलाइज करते थे। तो वो भी पॉसिबल है आगे। सो ये था तुम्हारा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी के बारे में। बट अगर आपने देखा होगा ना, इतने क्वेश्चंस नहीं है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी के बारे में। एग्जांपल्स उतने हैं क्या? नहीं है। सबसे ज्यादा एग्जांपल किस पे? एक्वायर्ड। ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कवर हो गए। एक्सचेंज के कितने क्वेश्चंस हैं? 2 ही है। क्लियर है? तो चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एंड तुम्हारा 4C था एक्सचेंज, जो तुमने बाजू में दूसरी जगह पे लिख लिया है, एक्सचेंज ऑफ पीपी, वो मैंने अलग से लिखा है, चलेगा? नेक्स्ट मैडम, अब हम एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं।
ध्यान देना, हम एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं। 2016 में वो पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया था, पहले वो पॉइंट नहीं था। डेप्रिसिएशन इज गिवन ऑन कंपोनेंट बेसिस। डेप्रिसिएशन कैसे दिया जाता है? कंपोनेंट ऑन कंपोनेंट बेसिस। मतलब इमेजिन करो, दिस इज एयरक्राफ्ट, देयर इज एयरक्राफ्ट, ठीक है। आशीष थोड़ा इस साइड कर सकता है उसको, गर्मी हो रही है एकदम, ठीक है। ध्यान देना, इस साइड वाला कर, वो जैसे वैसे रहने दे, हाँ उसका हाइट थोड़ा ये कर, हाँ ध्यान देना। एयरक्राफ्ट का एग्जांपल ध्यान देना तो तुम्हें थोड़ा जल्दी समझेगा। एयरक्राफ्ट हमने परचेस किया, क्या बोला मैंने? एयरक्राफ्ट हमने परचेस किया। अब उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट्स पॉसिबल है? मैडम, जो केबिन होती है जिसमें लोग बैठते हैं, क्रू बैठता है, समझ में आ रहा है क्या? वो केबिन है, मान के चलो उसकी लाइफ 25 साल है। कितनी साल है? 25 साल। दूसरा इंजन है जिसकी लाइफ फ्लाइंग आवर्स में होती है। इंजन की लाइफ ईयर्स में नहीं होती, किस में होती है? फ्लाइंग आवर्स। तो मान के चलो उसकी लाइफ फ्लाइंग आवर्स में कुछ, मान के चलो अगर हम उसको आवर्स को ईयर्स में कन्वर्ट करते तो मान के चलो 15 साल है। कितनी साल है? 15। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो और बाकी कंपोनेंट जिनकी लाइफ मान के चलो 30 साल है, सो बाकी कंपोनेंट्स की लाइफ 30 साल है, केबिन की लाइफ 25 साल है, और जो फ्लाइंग इंजन है उसकी लाइफ मैंने बोला 10 साल, 15 साल, 20 साल। सो आगे से हम जब डिप्रेशन देंगे ना, हम फ्लाइट एज सच डिप्रेसिएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम कंपोनेंट ऑन कंपोनेंट डिप्रेसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सर कंपोनेंट कैसे डिसाइड होगा? ध्यान देना, अगर कंपोनेंट की लाइफ अलग अलग है, उस एसेट में जो जो इंक्लूड किया है अगर उनकी लाइफ अलग अलग है तो अलग कंपोनेंट होगा, एंड उसकी अमाउंट भी सब्सटेंशियल होनी चाहिए। एग्जांपल ध्यान देना, तुमने कार ली, क्या कार के हर कंपोनेंट की लाइफ सेम होती है? मान के चलो कार की लाइफ 10 ईयर्स है, इसका मतलब हर चीज 10 साल चलती है? नहीं, टायर्स में भी 2-3 साल में तुम्हें चेंज करने पड़ेंगे, तो टायर्स की लाइफ 2 साल ही है। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो? दूसरी बात हो सकती है, राइट, मिरर्स वगैरह, राइट, बैटरी हो सकती है। बैटरी तो तुम जनरली 1 साल में एक आधे बार, 2 साल में एक बार चेंज करते हो, तो टायर की लाइफ 2 साल है, बैटरी की लाइफ 2 साल है। बल्ब, हेडलाइट्स वगैरह, उसकी लाइफ क्या जनरली साल में एक बार चेंज करते हो, बराबर ना? तो उसकी लाइफ तो 1 ही साल है। तो कोई ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिनकी लाइफ में भी 3 साल होगी, कोई कंपोनेंट्स होंगे जिनकी लाइफ 5 साल होगी, कोई कंपोनेंट्स होंगे जिनकी लाइफ 7 साल होगी, कोई कंपोनेंट होगी जिनकी लाइफ 10 साल होगी। तो सर क्या फिर कार में इतने सारे कंपोनेंट है, इतने ढूंढते बैठेंगे क्या? सर इस नट बोल्ट की लाइफ 2 ही मंथ है, सर इस नट बोल्ट की लाइफ 5 मंथ है, तो ऐसे नहीं करेंगे मैडम। ध्यान देना, 2 क्राइटेरिया लगाने हैं, उस कार को हमें अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। ध्यान देना, दिस कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2016। AS10 ने बोला है कि जो हमारी पीपी है हम उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। और कंपोनेंट्स किस बेसिस पे डिवाइड होगा? बिकॉज उनको पता है अगर हम एक्चुअल में कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते बैठेंगे तो सीए लोग इंजीनियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तुम बोलोगे कार का डिप्रेशन देना है, पहले कार की ब्लूप्रिंट देना, उसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज है, लिस्ट बना रहे हो, किसकी लाइफ ढूंढ रहे हो, तुम इंजीनियर बन जाओगे। उनको तुम्हें इंजीनियर नहीं बनाना है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, AS10 ने क्या बोला, ध्यान देना, AS10 में बोला गया कंपोनेंट विल बी बेस्ड ऑन देयर लाइफ एंड अमाउंट शुड बी सब्सटेंशियल। दो कंडीशन है, लाइफ अलग अलग होनी चाहिए एंड उस कंपोनेंट की अमाउंट सब्सटेंशियल होनी चाहिए टू विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ पीपी। सो तुम बोल सकते हो कि टायर एक अलग कंपोनेंट है, बिकॉज टायर की कॉस्ट में भी राइट कार के कॉस्ट के सिग्निफिकेंट हो सकती है। मतलब मान के चलो जो तुम कंपोनेंट बोल रहे हो
वो 30% है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ असेट का, तो मैं बोलूंगा वो अमाउंट में भी सिग्निफिकेंट है एंड उसकी लाइफ भी अलग है। सो कंपोनेंट किस बेसिस पे ढूंढे जाएंगे? किसी भी असेट में कंपोनेंट किस बेसिस पे ढूंढे जाएंगे? दो बेसिस पे। एक तो उनकी लाइफ अलग अलग होनी चाहिए एंड खाली लाइफ अलग अलग होने से नहीं चलेगा, उसकी अमाउंट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होनी चाहिए ऑफ द एंटायर वैल्यू ऑफ असेट। नहीं तो तुम बोलोगे सर ये राइट ये 10 रुपए का नट बोल्ट है, इसकी लाइफ अलग है, अलग कंपोनेंट। सर ये 20 रुपए का नट बोल्ट है, इसकी लाइफ अलग है, इसका कंपोनेंट अलग। ऐसे नहीं करना है। हाँ, अगर अलग अलग कंपोनेंट्स की लाइफ सेम है तो हम उनको अलग अलग बोलेंगे, एक ही कंपोनेंट बोलेंगे। एक तो दो कंडीशन लगा के हम हमारे असेट को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे एंड याद रखना कंपोनेंट वाइज डिप्रेशन दिया जाएगा। सो सपोज मान के चलो मैंने मेरे असेट्स को 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया है। एक कंपोनेंट की लाइफ 3 साल है, दूसरे कंपोनेंट की लाइफ 5 इयर्स है एंड तीसरे कंपोनेंट की लाइफ 10 साल है। तो फर्स्ट कंपोनेंट पे मैं 3 साल का डिप्रेशन दूंगा, सेकंड कंपोनेंट पे 5 साल का डिप्रेशन रहेगा, लाइफ 5 साल की मान के, एंड थर्ड जो लास्ट कंपोनेंट होगा उस पे मैं कितने साल के लिए डिप्रेशन दूंगा? 10 इयर्स। कभी ना कभी एक आधा कंपोनेंट आपको क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा। सपोज मान के चलो मैंने बोला 3 कंपोनेंट्स है, फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसकी लाइफ 3 साल है, दूसरे वाले की 5 साल है और तीसरा वाला 10 साल है। तो फर्स्ट कंपोनेंट कभी ना कभी रिप्लेस करना पड़ेगा बिकॉज उसकी लाइफ खत्म होगी। तो जब उस कंपोनेंट को हमें रिप्लेस करना होगा तो हमें उसको हमारे बुक से डी रिकॉग्नाइज करना होगा एंड जो नया कंपोनेंट हम उसको रिप्लेस करेंगे उसको हमें अलग से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सो ये कंपोनेंट ऑन कंपोनेंट बेसिस डेप्रिसिएशन देने की मेथड ये किस में कब से आ गई? 2016। तो वो पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ असेट, अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ असेट, ध्यान देना रे, अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी, ये बात नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंटिटी शुड आइडेंटिफाई, एंटिटी शुड आइडेंटिफाई components of PPE, components of PPE। हर कंपोनेंट की लाइफ क्या रहेगी? अलग अलग होगी। हर कंपोनेंट की लाइफ क्या होगी? अलग अलग। दो कंपोनेंट की सेम लाइफ नहीं होगी तो उसको दो कंपोनेंट क्यों बोलना? एक ही कंपोनेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? सो हर कंपोनेंट की लाइफ अलग अलग होगी एंड उसकी अमाउंट सब्सटेंशियल होगी। समझ में आ रहा है क्या? उसकी अमाउंट सब्सटेंशियल होगी तो उसको हम कंपोनेंट बोलेंगे। आगे, अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी एंटिटी शुड आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ पीपी which are significant in value, which are significant in value, which are significant in value and have different useful lives, different useful life, underline this, significant in value and different useful life। देखो एग्जाम में तुम्हें तो डायरेक्टली कंपोनेंट देंगे बट रियल लाइफ में हम क्या करेंगे? उस मशीन को थोड़ा स्टडी करेंगे। इंजीनियर इतना नहीं तो इंजीनियर बन जाओगे। तो तुम दो क्राइटेरिया लगाओगे कि भाई जो मेजर कंपोनेंट्स है, कार में क्या रह सकता है? इंजन हो सकता है, केबिन हो सकता है गाड़ी का, बाकी वो टायर हो सकते हैं, इमेजिन करो। समझ में आ रहा है? ये 3 मेजर कंपोनेंट मान के चलो, और भी रहेंगे तो लेट इट बी। समझ में आ रहा है? टायर्स, इंजन एंड बाकी अदर्स, बाकी को अदर बोल दिया। समझ में आ रहा है? उनके अमाउंट भी सिग्निफिकेंट है और हर एक की लाइफ भी अलग अलग है।
तो हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या क्राइटेरिया रहेगा, ध्यान देना, हमारा क्राइटेरिया रहेगा कि अमाउंट भी सिग्निफिकेंट हो और लाइफ भी अलग अलग हो। अगर दो कंपोनेंट की लाइफ सेम है तो उसको दो अलग कंपोनेंट बोलेंगे, एक ही कंपोनेंट बोलेंगे, एक ही। अरे यस नो, तो लिख लेना आगे, यस। लैटर बात मतलब जब हम इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, मैंने आइडेंटिफाई वर्ड यूज किया है, मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। नॉट रिकॉग्निशन, नॉट रिकॉग्नाइज, समझाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय नॉट रिकॉग्नाइज। ध्यान देना, अकाउंटिंग कंपोनेंट वाइज नहीं करनी है, डेप्रिसिएशन कंपोनेंट वाइज करना है। अकाउंटिंग कंपोनेंट वाइज नहीं करनी है, डेप्रिसिएशन कंपोनेंट वाइज ढूंढ के एंट्री डालनी है। डेप्रिसिएशन टू असेट, एंट्री क्या होगी, जब तुम असेट बाय करोगे क्या एंट्री आएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या कंपोनेंट 1 अकाउंट डेबिट, कंपोनेंट 2 अकाउंट डेबिट, कंपोनेंट 3 अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री ऐसे नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन भी वैसे नहीं आएगा कि डेप्रिसिएशन टू कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, ऐसे नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। बट जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे ना वर्किंग नोट में, वो किसके हिसाब से रहेगा, कंपोनेंट के हिसाब से रहेगा। तो मैंने बोला है आइडेंटिफाई करना है अलग अलग कंपोनेंट डेप्रिसिएशन के लिए। बट अकाउंटिंग कंपोनेंट वाइज होगी या अकाउंटिंग नॉर्मल होगी, जैसे तुम अभी तक अकाउंटिंग करते हैं वैसे ही करनी है। बट जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, अब ध्यान देना, हमारी असेट में 3 कंपोनेंट थे, 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड 10 इयर्स वाले। तो डेप्रिसिएशन एक पे 3 साल के हिसाब से रहेगा, दूसरे पे 5 साल के हिसाब से रहेगा, तीसरे पे 10 साल के हिसाब से रहेगा। डेप्रिसिएशन अमाउंट वर्किंग नोट में कैलकुलेट करो, एंट्री नॉर्मल करो। समझ में आ रहा है क्या, वैसे। सो क्या बोला मैंने, अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी एंटिटी शुड आइडेंटिफाई एंड नॉट रिकॉग्नाइज कंपोनेंट्स ऑफ पीपी which are significant in value and have different useful life. Latter बाद में कभी, if any component is replaced, कभी ना कभी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। सपोज तुमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, तो मैडम बिल्डिंग में रूफ की लाइफ अलग है और नॉर्मल बिल्डिंग की लाइफ अलग है। रूफ की लाइफ मान के चलो 20 साल है, या एग्जांपल रूफ, अब ऐसा कैसे रूफ की लाइफ अलग होगी, ध्यान देना मैडम, शेड है शेड, तो तुमने ना सपोज मैरिज हॉल है, दिख रहा है क्या मैरिज हॉल, अब भी, और ये ऊपर ये होता है, पता है तुम्हें, ऐसे एक शेड होता है। अब ये शेड किसका रहता है, ये जनरली कौलारू घर असतात। कौलारू घर देखा है तुम लोगों ने, कौलारू इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, अब कौल मतलब मैडम कोकन एरियाज में पानी नीचे जाए इसलिए वो कौलारू घर रहते हैं, तो उसमें वॉल्स की लाइफ ज्यादा होती है और ये जो ऊपर का होता है उसकी लाइफ कम रहती है। सपोज मान के चलो ये जो वॉल्स वगैरह है इनकी लाइफ 30 इयर्स है और इसकी लाइफ 20 इयर्स ही, ऊपर जो है छत की लाइफ, तो 20 इयर्स के बाद छत गिर जाएगा, तो क्या वैसे रहोगे या उसको फिर से कंस्ट्रक्ट करोगे, तो कभी ना कभी इसको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। इस कंपोनेंट को क्या हम कभी ना कभी रिप्लेस करेंगे, यस। अरे पहले हम क्या करते थे, पूरे घर को 30 साल के हिसाब से डिप्रेशन देते थे। अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हमारे पास एक रूफ अलग कंपोनेंट है और बाकी घर अलग कंपोनेंट है, मान के चलो, समझने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। तो फिर मैंने बोला कि इसको हम 20 इयर्स के हिसाब से डिप्रेशन देंगे, इसको 30 ईयर के हिसाब से डिप्रेशन देंगे, तो उस असेट को हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। कभी ना कभी एक कंपोनेंट हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है, कभी ना कभी तो टाइम आएगा कि छत गिरा के फिर से छत डालना पड़ेगा। अरे बहुत जगह पे होता है कि छत लीक होता है तो छत को ठीक से करके फिर से आप ये करते हो, क्योंकि छत की लाइफ कम ही रहती है कंपेरेटिवली। अरे समझा नहीं समझा मैंने क्या बोला, अरे ऐसा नो। सो ध्यान देना, लिखो इधर, लैटर इफ एनी कंपोनेंट इज रिप्लेस्ड such component should be बोलो मुझे, डी रिकॉग्नाइज्ड।
should be de-recognized from asset. उसको हम क्या करेंगे, डी-रिकग्नाइज करेंगे फ्रॉम असेट. ब्रैकेट में एक चीज लिख सकते हो, एंट्री आएगी पी एंड एल डेबिट टू पीपी क्रेडिट. अरे असेट से निकालना पड़ेगा ना, तो असेट से निकालेंगे तो असेट क्रेडिट होगी और वो लॉस होगा. किधर जाएगा, पी एंड एल में जाएगा. रिप्लेस कर रहे हो, पुराने कंपोनेंट को निकाल के नया कंपोनेंट लगा रहे हो, तो पुराना कंपोनेंट निकाल दोगे तो असेट कम होगी उससे, एंड क्या करेंगे, पी एंड एल को डेबिट करेंगे. आगे ठीक है, आगे इट इज नॉट मटेरियल, इट इज नॉट मटेरियल. अब आशीष क्या बोल रहा है, मुझे ध्यान देना. आशीष बोल रहा है सर ठीक है कि हम हर कंपोनेंट को अलग से राइट आइडेंटिफाई करेंगे और डेप्रिसिएशन कंपोनेंट वाइज देंगे, बट सर मेरी एसेट तो 2016 के पहले की है, तब तो हमने कभी कंपोनेंट आइडेंटिफाई नहीं किए थे क्योंकि तब कभी ऐसी रिक्वायरमेंट थी नहीं. तो सर मेरी एसेट 2016 के पहले की, तब तो कभी ऐसे कंपोनेंट हमने रिकॉग्नाइज नहीं किए थे. अब क्या करें, उसमें से एक कंपोनेंट आज रिप्लेस करना है सर, तो हमारे पास उसकी वैल्यू ही नहीं ना, कि तुमने उसको कंपोनेंट वाइज रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तुमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया था. तो अब क्या करोगे, आशीष को मैं बोलूंगा कि आशीष तुझे एस्टिमेट करना होगा उस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी आज, उस वैल्यू पे तो उसको डी-रिकॉग्नाइज कर, एंड जो नया कंपोनेंट ऐड कर रहा है उसको नॉर्मल तरीके से ऐड कर. भले ही तूने पहले से कंपोनेंट वाइज राइट तूने डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, उनको तूने आइडेंटिफाई नहीं किया था, फिर भी हमारा एएस बोलता है कि एस्टिमेट करना होगा. कि एग्जांपल, आशीष ने गाड़ी ली थी 2016 के पहले, 4 व्हीलर थी 2016 के पहले, तो उसने उसके बुक्स में एक ही असेट बोली थी व्हीकल. हाँ, बुक्स में एक ही असेट होनी चाहिए व्हीकल, बट जो तू डिप्रेशन दे रहा होगा, क्या तूने कंपोनेंट वाइज डिप्रेशन देना चाहिए था? यस. अब अपने पास एग्जांपल मान के चलो, एक कंपोनेंट है टायर्स, दूसरे कंपोनेंट है मशीन, तीसरा कंपोनेंट है बाकी बॉडी. चलेगा समझने के लिए अभी? अरे ऐसा नो, ध्यान देना. अब दूसरे 2013-14 में एसेट ली थी, उसने ऐसे कोई कंपोनेंट वाइज डिप्रेशन वगैरह कुछ कैलकुलेट किया था क्या? नहीं. उसके बाद 2017-2018 में उसको टायर रिप्लेस करने की टाइम आ गया. तो अब मैं बोल रहा हूं आशीष, टायर इज ए सेपरेट कंपोनेंट, तू उसको रिप्लेस कर रहा है तो उसको राइट तू असेट से डी-रिकॉग्नाइज कर. आशीष बोल रहा है सर मेरे पास टायर की वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने कभी कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन दिया ही नहीं. सर मैंने टायर को अलग कंपोनेंट माना ही नहीं था. तो मैं बोलूंगा अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आशीष को बोलूंगा अभी तू टायर रिप्लेस कर रहा है, बोल रहा है 4 टायर की कॉस्ट कितनी है, कितनी होती है 4 टायर की कॉस्ट, चारों कर रहा है 1 लाख, 1 लाख. तो मैं बोलूंगा आशीष अगर तू आज टायर रिप्लेस करने जा रहा है तो 1 लाख रुपए लगेंगे. तो इमेजिन कर जब तूने 2013 में ली होगी तभी भी 1 लाख ही रहेगी, तो वो 1 लाख आज के तारीख पे कितना डिप्रिसिएशन होके बचा होगा? तो बोलता है सर वो कम से कम 20,000 रुपए बचा होगा. कितना? तो तू असेट से कितना माइनस कर, 20,000, और 1 लाख के नए टायर्स ले वो ऐड कर. तो क्या मैंने बोला, भले ही तूने पहले कंपोनेंट वाइज आइडेंटिफाई नहीं किया था, तूने कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन नहीं दिया था, फिर भी जब तुझे टायर चेंज करने का टाइम आ गया तो मैंने बोला उस टायर को अलग कंपोनेंट बोल, उसकी वैल्यू, आज की वैल्यू डब्ल्यूडीबी तू क्या कर, एस्टिमेट कर, कैसे भी कर एस्टिमेट कर आज की वैल्यू. तूने एस्टिमेट कितना किया, 20,000, तो असेट से कितना माइनस किया तूने, 20,000. तूने बोला 20,000 के टायर्स तेरे राइट, तेरे पास जो आज की असेट है उसमें 20,000 के टायर्स है, तूने माइनस किए और नए 1 लाख के टायर तूने ऐड किए प्लस 1 लाख. समझ में आ रहा है क्या? तो इवन इफ तुमने पहले कभी कंपोनेंट वाइज आइडेंटिफिकेशन नहीं किया होगा, बट अगर तुम्हें कुछ कंपोनेंट रिप्लेस करना पड़ता है तो भी तुम्हें एस्टिमेट बेसिस पे उसको डी-रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. तो लिख लेना, इट इज नॉट मटेरियल दैट, इट इज नॉट मटेरियल दैट it was not identified earlier, it was not identified earlier, identified earlier.
It was not identified earlier. Best estimate. Based on. Best estimate based on current cost of replacement. Current cost of replacement. Should be considered. Should be considered, right, as a basis for replacement. For replacement. एग्जाम्पल समझाता हूं, ध्यान देना. ध्यान देना, जस्ट समझ लेना. ध्यान देना. ये था तुम्हारा कार अकाउंट. आशीष ने कार ली थी, कार अकाउंट, ठीक है. उसने कार ली थी टू कैश. कितना लेते? 10 लाख. 10 लाख की कार ली थी. एवरीवन ध्यान देना, इधर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना. कितने की कार ली थी? 10 लाख. तूने कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए थे क्या? नहीं. तू बोलता है 10 लाख की कार है, 10 साल लाइफ है विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू. तो फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रेशन आएगा? 10 ईयर लाइफ है विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू, 1 लाख. कितना आएगा? SLM 1 लाख का डिप्रेशन आया. कितनी वैल्यू बचेगी? तेरे बुक्स में कार की वैल्यू कितनी है? 9 लाख. इस कार में तेरे टायर भी है 9 लाख में, सब है, पूरी कार है, बराबर. फिर कितना आ गया? 9 लाख. सेकंड ईयर में और कितना डिप्रेशन दिया? 1 लाख. कितना बैलेंस है? 8 लाख. अब हम आ गए 8 लाख. कितना डिप्रेशन दिया? 1 लाख. कितनी वैल्यू बाकी है? 7 लाख. ध्यान देना. इवन तूने 4th ईयर में भी पूरे साल असेट यूज किए. कितना डिप्रेशन दिया? 1 लाख. ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये 4th ईयर. एंड 4th ईयर के एंड में आशीष बोलता है सर टायर रिप्लेस करने. टायर क्या करने? रिप्लेस. मतलब मेरे हिसाब से टायर की लाइफ 4 इयर्स थी. मेरे हिसाब से टायर की लाइफ कितनी थी? 4 इयर्स. अब टायर को रिप्लेस करना है. मैं बोलता हूं आशीष को, AS10 बोलता है कंपोनेंट तू रिप्लेस कर रहा है, कंपोनेंट को डीरेकग्नाइज कर. क्या इस 6 लाख रुपीज में 7 - 1 बराबर ना? 6 लाख रुपीज में टायर की भी वैल्यू है. क्या 6 लाख रुपीज में टायर की भी वैल्यू है? ऑब्वियसली. बट कितनी है? मैंने आशीष को बोला कितना है. आशीष बोलता है सर मैंने कभी ऐसे कैलकुलेशन ही नहीं किया था, मैंने कभी कंपोनेंट वाइज रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मैंने ट्रैक भी नहीं रखा था. तो बोले सर मैंने क्या करना है? मैंने बोला एस्टिमेट कर. आशीष को मैं बोल रहा हूं आज तो टायर रिप्लेस करने गया, कितना खर्चा आ रहा है? बोल रहा है सर 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा टू कैश. वो बोलता है सर मुझे 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा टायर रिप्लेस करने को. तो असेट की वैल्यू 1 लाख से बढ़ जाएगी. कार अकाउंट डेबिट टू कैश. अब तो विदाउट टायर तो गाड़ी नहीं चलाएगा ना भाई. चलाएगा विदाउट टायर? नहीं. तो रिप्लेस तो करने पड़ेंगे. तो तूने 1 लाख रुपए के टायर्स परचेस किए. तो मैं क्या बोल रहा हूं आशीष, देख आज तू जो कंपोनेंट रिप्लेस कर रहा है उसके आज की प्राइस कितनी है? 1 लाख. तो मान के चल यही प्राइस तब रहेगी, एस्टिमेट कर. हाँ सर मोटा मोटी 1 लाख ही रहेगी तभी. तो अगर वो असेट जब तूने परचेस की थी उस 10 लाख में क्या 1 लाख टायर की वैल्यू होती? तो अगर वो 1 लाख टायर होता उस टाइम पे तो उसकी आज की वैल्यू कितनी होती? 1 लाख पे फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन 10,000, सेकंड ईयर का 10,000, तीसरे ईयर का 10,000 एंड चौथे ईयर का 10,000. कितनी वैल्यू आज उसकी बचती? कितनी वैल्यू बचती बोलो मुझे? कितनी वैल्यू बचती? बट एक्चुअल में देखो तूने वैसे डिप्रेशन देना ही नहीं चाहिए था. 10 एक्चुअली उसकी लाइफ तू मुझे बोल 10 साल है या 4 साल ही है? तो तूने 10-10 नहीं लेना चाहिए. तूने 10-10 लेना नहीं. हाँ मैं ये मानता हूं कि इस 10 लाख में तेरे टायर की वैल्यू कितनी मानी हमने? 1 लाख. उसकी लाइफ कितनी है?
4 साल, कितनी 4 या 5 लेते हैं, कितने लेते हैं 5, तूने चौथे साल में रिप्लेस किया तो लेते हैं 1 लाख डिवाइड बाय 5, यील्ड डिप्रिसिएशन कितना आएगा 20,000। तो फर्स्ट ईयर का 20,000, सेकंड ईयर का 20,000, तीसरे ईयर का 20,000, चौथे ईयर का 20,000, कितनी वैल्यू बाकी है? तो क्या मैं बोलूं इस 6 लाख में 20,000 टायर की वैल्यू है, तू उनको बाहर निकाल रहा है, तूने 20 को माइनस किया असेट से एंड 1 लाख के टायर ऐड किए, तो ये 20,000 हमने क्या एस्टिमेट किए। इवन इफ यू आर नॉट मेंटेन इट ऑन कंपोनेंट बेसिस, इवन इफ यू आर नॉट आइडेंटिफाइड अर्लियर कंपोनेंट्स, क्या फिर भी एज10 तुम्हें बोलता है एस्टिमेट करके तुम डी रिकॉग्नाइज करो एंड नए कंपोनेंट को ऐड करो। तो डी रिकॉग्नाइज करने की एंट्री क्या आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट, एंड जो नया कंपोनेंट टू ऐड कर रहा है उसकी एंट्री क्या आ रही है, पीपी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अरे कुछ दिमाग में गया नहीं गया? अरे ऐसा नो, समझा नहीं समझा? अगर तूने पहले से ही कंपोनेंट वाइज आइडेंटिफाई किए तो दिक्कत रहेगी क्या? नहीं। बट अगर तूने पहले से कंपोनेंट वाइज आइडेंटिफिकेशन नहीं किया है तो दिक्कत आएगी, तो उस केस में तुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा। बट इस केस में मैंने डेप्रिसिएशन 10 साल के हिसाब से कैलकुलेट किया या 5 साल के हिसाब से किया। टायर के केस में फिर क्यों? बिकॉज उसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए, 5 साल। तू 4th ईयर के एंड में रिप्लेस कर रहा है तो तेरे बुक्स में उसकी वैल्यू 20,000 होनी चाहिए। तो 20,000 को मैंने बाहर निकाला एंड 1 लाख का तूने जो रिप्लेस किया उसको डेबिट किया। नहीं समझा? आउट। समझा नहीं समझा? सो क्या मैंने यहां पे वही लिखा है? पढ़ो जरा ठीक से, आ जाओ उधर, पढ़ो क्या लिखा है, आ जाओ। यस, क्या लिखा है पढ़ो। latter if any component is replaced, such component should be de-recognized from asset. It should be, it is not material, ठीक से पढ़ो, it is not material that it was not identified earlier. तू बोल रहा है सर मैं कैसे डी रिकॉग्नाइज करूं, क्योंकि मैंने कभी पहले कंपोनेंट आइडेंटिफाई ही नहीं किया था। बेस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आज टायर रिप्लेस करने जा रहा है तो कितना खर्चा हो रहा है, 1 लाख। तो तब क्या लगता है तुझे, सर वो 1 लाख ही रहेगा मोटा मोटी, टायर के वैल्यूज में इतना कोई प्राइस में चेंज नहीं होता है, एस्टिमेट करना है, ठीक है। शुड बी कंसिडर एज ए बेसिस फॉर रिप्लेसमेंट। क्लियर है? अरे यस नो? तो चलो एक एग्जांपल देता हूं, पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। लिखते हैं एग्जांपल। मैडम लिखना है, चलो एग्जांपल। अच्छा एग्जांपल है, ध्यान देना। यस एग्जांपल, बाला ध्यान देके लिखना है। अभी तक जो जो किया सब रिवाइज होगा। ऑनलाइन वाले क्लियर है क्या? शेट्टी मैडम आज किधर गायब हो गई? शेट्टी मैडम यस गुड, शेट्टी मैडम ऑनलाइन है, गुड। यस चलो मैडम लिखना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कंसेप्ट खत्म है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कंसेप्ट खत्म। एवरीवन लिख लेना। ए लिमिटेड इंकर्ड, बाला ध्यान दे। तुम आशीष जरा ध्यान देते जा, खाली बात करता है। कार्तिक, ए लिमिटेड इंकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, बाला ध्यान दे। ऑन पीपी, फर्स्ट भैया एक एक लिखते चलेंगे। परचेस प्राइस कोटेड, रुपीज 10 lakhs. What is quoted? कोटेशन, यस कोटेशन में लिखा होता है, उसको कोटेड बोलते हैं, ठीक है। अरे कोटेशन मंगवाते हो ना तुम, फिर तुम उस कोटेशन पे तुम बाई करते हो। अरे ऐसा नो, परचेस प्राइस इनटू ब्रैकेट कोटेड 10 लाख, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कोटेड प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कोटेड प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कोटेड प्राइस रुपीज 10,000,
देन अरे यार 10 लाख तो किधर गया वो? मैंने ऊपर का देखा रे, 10,000 होता भी है, ऐसा कुछ नहीं है, होता है। हाँ, सचिन तेंदुलकर ने जो फेरारी लाई थी तब वो 100% था, मतलब जित उसको फ्री में मिली थी एक्चुअली, वो माइकल शूमाकर ने उसको फ्री में दी थी, बट उसको जो ड्यूटी लगी ना, कस्टम ड्यूटी, वो उसके गाड़ी के प्राइस इतनी थी। उसने तब रिक्वेस्ट की थी कि वो वेव की जाए, तो गवर्नमेंट बोला कि हम रिवेव नहीं कर सकते, क्या हमारे लिए एवरीवन इज इक्वल। एक्चुअली उसने वो रिक्वेस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कोटेड प्राइस ₹10,000 GST। मैडम होल क्रेडिट इज अवेलेबल, होल क्रेडिट इज अवेलेबल मतलब रे, इज इट पार्ट ऑफ कॉस्ट और इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट? ₹90,000 it is not part of purchase price. Trade discount on quoted price. मुत्ताजी, trade discount on quoted price. %5। ओके, ट्रेड डिस्काउंट ऐड होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। देन इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 40,000। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितना बोला मैंने? 40। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 40,000। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन 60,000। क्या कैपिटलाइज किया जाएगा? इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन मतलब फाउंडेशन वगैरह लगाया तुमने, ठीक है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन बोलो कितना? ₹60,000। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन ड्यू टू रॉन्ग राइट डिजाइन। कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन ड्यू टू रॉन्ग डिजाइन। डिजाइन गलत आ गई इसलिए हमें मशीन की जगह चेंज करनी पड़ी। रॉन्ग डिजाइन रुपीज $90,000। मैडम ये है एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस, डिजाइन ही गलत आ गई, इसलिए जब मशीन आई तो देखा गया अगर ये डिजाइन के साथ मैच ही नहीं हो रही है, तो फिर तुमने जगह चेंज किया इससे। सो उसके लिए जो खर्चा है मैडम, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट्स, ये है एबनॉर्मल लॉस। और मैंने पहले ही बोला मैडम, एबनॉर्मल लॉस को कैपिटलाइज नहीं करना है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट हु टेस्टेड मशीन। cost of employees who tested machine। ध्यान देना मैडम, टेस्टेड मशीन मतलब ये क्या चल रही है? टेस्टिंग चल रही है, एंड जो टेस्टिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी टेस्टिंग के लिए? यस। कल याद है बाला क्या बना रहा था? पिज्जा। तो टेस्टिंग की कॉस्ट क्या कैपिटलाइज होगी? यस। एंड फिर उसने बच्चों को 5-5 रुपए में पिज्जा चिपकाए थे, उसके सेल प्रोसीड्स ऐड हुए माइनस हुए? तो लिख लेना, सेल प्रोसीड्स मैडम ध्यान देना, सेल प्रोसीड्स ऑफ, ठीक है, आउटपुट प्रोड्यूस्ड व्हाइल टेस्टिंग, output produced during testing
₹5,000। तो मुझे बोलो टेस्टिंग एक्सपेंस कितना लोगे तुम लोग? 35,000। 30 + 5 35,000। अरे बाला, तूने जो बच्चों को 5-5 रुपए में तूने जो पिज्जा चिपकाए उससे जो तूने 1,000-2,000 कमाए थे वो माइनस होंगे टेस्टिंग कॉस्ट से। यस, लिख लेना। इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड क्रेडिट गिवन बाय वेंडर। इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड क्रेडिट by vendor रुपीज, राइट, 15,000। क्या ये कैपिटलाइज होगा नहीं होगा? हाँ, अगर एक क्वालिफाइंग एसेट होगी तो कैपिटलाइज होगा, अगर एक क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगी तो कैपिटलाइज नहीं होगा। ओके, देन estimated cost of dismantling। ए दांडो हर्षल, खाली लूना। estimated cost of dismantling is ₹50,000। is ₹50,000। क्या हुआ मैडम? ठीक है, estimated cost of dismantling is ₹50,000 to be incurred at end of 5th year। एस्टिमेटेड कॉस्ट कब इंकर करनी है? एंड ऑफ 5th ईयर। मतलब व्हाट इज द लाइफ ऑफ एसेट नाउ? डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। लाइफ क्या हो गई बोलो ना मुझे? अरे इससे समझ में आ रहा है, जब एसेट डिसमेंटल करने होगी लाइफ कितनी होगी? 5 इयर्स। एंड ये 50,000 रुपए आज खर्च करने हैं या 5th ईयर के एंड में खर्च करने हैं? अब तुम मशीन इंस्टॉल करोगे तो खर्चा तो लगने वाला है, तो क्या इसकी प्रोविजन आएगी? पास्ट इवेंट हुआ है, यस। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मशीन लगाई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया, पास्ट इवेंट हो गया, क्या हम उसको रिलायबली मेजर कर सकते हैं? हाँ। क्या आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स होगा? हाँ। क्या प्रोविजन करनी होगी? हाँ। AS 29 बोलता है प्रोविजन करनी है, और AS 10 बोलता है उसको कैपिटलाइज करना है। और मैडम किस वैल्यू पे प्रोविजन होगी? मैडम 5वें साल के एंड में जो 50,000 रुपए खर्च करना है उसकी प्रोविजन कौन सी वैल्यू पे होगी? आज के डिस्काउंटेड वैल्यू पे होगी। तो तुम्हें मैं डिस्काउंट रेट देता हूं, लिख लेना। ठीक है, लिख लेना। डिस्काउंट रेट इज 10%। is 10%। डिस्काउंट रेट इज 10%। आई होप दिस इज क्लियर। आगे, मशीन वॉज रेडी फॉर यूज। मशीन वॉज रेडी फॉर यूज। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है, 2023। कंपोनेंट्स वर आइडेंटिफाइड एज फॉलोज। कंपोनेंट्स वर आइडेंटिफाइड एज फॉलोज। कंपोनेंट 1 या पार्ट 1, कंपोनेंट 1 और पार्ट 1। यूजफुल लाइफ, उस कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ है 3 इयर्स। इट इज 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ PPE। तो पहले कॉस्ट ऑफ PPE ढूंढनी होगी। ये सब चीजें कंसिडर करके हमें कॉस्ट ऑफ PPE मिलेगी। उसका 30% इज कंपोनेंट 1। उसकी लाइफ कितनी है? 3 इयर्स। सेकंड,
Part 2. Part 2. This is license. This is license fees. This is license fees paid in purchase price. In purchase price. Purchase price. ठीक है, ध्यान देना. This is right. License fees paid in the purchase price. Life is, useful life is, उस लाइसेंस की यूजफुल लाइफ इज 2 years. मतलब 2 साल के बाद क्या करना होगा? लाइसेंस रिप्लेस करना होगा सर, तो रिन्यू करना होगा. सॉरी, रिन्यू बोलना चाहिए, राइट. तुम बोले सर लाइसेंस तो इंटेंजिबल एसेट होता है, बट मैडम दिस लाइसेंस इज इनसाइड द मशीन, तो उसको पीपीई बोला जाएगा. अगर लाइसेंस एज सच इंडिपेंडेंट एसेट होता तो इंटेंजिबल एसेट. बट अब हर चीज में मैडम ये क्या है? लैपटॉप है, क्या इसमें भी लाइसेंस है? तो बट आप उसको लैपटॉप बोलोगे या इंटेंजिबल एसेट बोलोगे? लैपटॉप बोलोगे, पीपीई बोलोगे. आप उसको इंटेंजिबल एसेट थोड़ी बोलोगे. अरे जब मैंने परचेस किया, क्या मैंने उसमें लाइसेंस भी ऑलरेडी परचेस किया है? यस, सॉफ्टवेयर होगा ही ना इसमें. अरे हर चीज में, तुम्हारे मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर है, तो तुम बोलते हो मोबाइल है या सॉफ्टवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर पे खेल रहा हूं. नहीं, मोबाइल ही बोलते हो ना. तो हर जनरली क्या होता है ना, कोई सॉफ्टवेयर है ना हार्डवेयर का पार्ट होता है, तो हम उसको हार्डवेयर बोलते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भले ही यहां पे तुम्हें लाइसेंस दिखे, बट ए लाइसेंस इज व्हाट? अगर आपने अलग से लाइसेंस परचेस किया होता, अलग से लाइसेंस, तो वो इंटेंजिबल एसेट होगा. AS26. योर परचेस लाइसेंस एज ए पार्ट ऑफ प्लांट, एज ए पार्ट ऑफ मशीन. तो ये क्या टेस्ला की गाड़ी आ गई, तुम क्या बोलोगे? सॉफ्टवेयर बाय किया या गाड़ी बाय की? बाला, अब बाला ने अल्टो ली, बाला बोलता है उस अल्टो में मुझे उसमें ना टेस्ला का इंजन डालना है. अरे समझा क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना भाई. मैं बोल रहा हूं क्या हर कार में सॉफ्टवेयर होता है? क्या हर कार में सॉफ्टवेयर है? सो हैव यू परचेस सॉफ्टवेयर, यू हैव परचेस कार. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. तो हम उसको सॉफ्टवेयर अलग से नहीं बोलते. इट्स नॉट पीपीई, इट्स नॉट AS26 इंटेंजिबल एसेट, इट इज स्टिल राइट पीपीई AS10. दिस इज अ लाइसेंस फीस पेड इन परचेस प्राइस. यूजफुल लाइफ इज 2 years, लिख लेना, राइट. 20% ऑफ नेट कोटेड प्राइस. 20% of net quoted price. Part 3. Part 3. Balance amount whose useful life is 5 years. Balance amount whose useful life is 5 years. ठीक है, लिख लेना. प्रिपेयर पीपी अकाउंट. पूरा इसमें चैप्टर ही कवर हो जाएगा, ध्यान देना. प्रिपेयर पीपी अकाउंट. Right. Prepare PP account assuming A Limited renewed license for another 2 years. दो साल यूज किया, फिर और 2 साल के लिए उसको रिन्यू किया. अरे ऐसा नो, एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2 lakhs. एट कॉस्ट ऑफ ₹2 lakhs. ऐसे में लिखा है लाइसेंस
license was renewed at end of first year. End of first year. License was renewed at the end of right. क्या लिखो? एट द एंड ऑफ क्या लिखो? फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर में डिप्रेशन लोगे फिर रिन्यू करोगे. ओके, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. ठीक है, भले ही लाइफ 2 साल की है बट हमने फर्स्ट ईयर के एंड में उसको क्या किया? रिन्यू किया. तो क्या सॉल्व करें? सॉल्यूशन. चलो मैडम क्या ढूंढते हैं? पहले कॉस्ट ऑफ पीपी लिख लेना. कॉस्ट ऑफ पीपी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना. कॉस्ट ऑफ पीपी वर्किंग नोट 1. Calculation of cost of PP. Calculation of cost of PP rupees. Purchase price. परचेज प्राइस. परचेज प्राइस कितने की परचेज प्राइस है? और हमें उस पे ना कुछ तो ट्रेड डिस्काउंट मिलने वाला है. ट्रेड डिस्काउंट ऑन कोटेड प्राइस 5%. तो कितना ले लो? 10 लाख माइनस 5% ऑफ 10 लाख ना. ट्रेड डिस्काउंट माइनस होके परचेज प्राइस आएगी ना. 10 lakhs माइनस 5% कितना रहे? 9,50,000. अरे माइनस 5% 9 lakhs नहीं आएगा पवन. ऐसे क्या कर रहे हैं? हाँ, अरे माइनस 5% बराबर लिखा है मैंने. तू लिख को तू. अरे भाई बराबर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो. हाँ, फिर कल जाके तू बोलेगा सर 10 lakhs क्यों नहीं लिखा है? यस, 10 lakhs माइनस 5% ऑफ 10 lakhs. अरे चलेगा क्या मैडम? अरे यस नो. भाई तेरा तू एकदम आर्यभट्ट का तू बाप है. तू ये एकदम पहले माइनस, पहले डिवाइडेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन वो तू करता है. तू भाई हमें आर्यभट्ट का बाप नहीं बनना है, अपने को नॉर्मल अपने अपना आना चाहिए. अरे समझा क्या? वो पहले बोल रहा है सर पहले माइनस 5% करो फिर मल्टीप्लिकेशन. अरे भाई ठीक है भाई, मुश्किल है तुम लोग की छोटी छोटी चीजों में ना उलझ के रहते हो. जो मेन है वो गया भाड़ में. खुश? नेक्स्ट परचेस प्राइस ध्यान देना 9,50,000. अरे यस नो. अरे मुत्ता जी चलेगा अब या और कुछ उसका डेकोरेशन चाहिए? मैडम गुड. चलो परचेस प्राइस यस ठीक है. इंपोर्ट ड्यूटी. इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है बोलो मुझे? 10,000. मैडम जीएसटी ऐड करना है? आईटीसी अवेलेबल. आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ऐड होगा नहीं. फिर क्या है मैडम बोलो?
इंस्टॉलेशन एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन. $40 and $60. चेक करो एवरीवन. उसके बाद कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन ड्यू टू रॉन्ग डिजाइन. करोगे क्या ऐड? क्यों नहीं करोगे? इट्स ए एबनॉर्मल लॉस. Not capitalized due to abnormal loss. Not capitalized due to abnormal loss. Not capitalized due to abnormal loss. चलेगा? मैडम टेस्टिंग एक्सपेंस है. उसके बाद टेस्टिंग एक्सपेंस 30,000 माइनस सेल प्रोसेस 5,000. नेट कितना लोगे? नेट टेस्टिंग एक्सपेंस 30,000 माइनस 5,000 कितना? 25,000. अरे ऐसा नो. नेट टेस्टिंग एक्सपेंस 25,000. बाला अरे समझ में आ रहा है क्या? इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड क्रेडिट कभी ऐड करोगे? अगर ये क्वालिफाइंग एसेट होती तो मैं ऐड करता, बट कुछ लिखा नहीं है तो मैं नहीं ऐड कर रहा हूं. ठीक है? नहीं. एज्यूमिंग इट्स नॉट क्वालिफाइड एसेट. ठीक है? कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ असेट. क्या तुम प्रेजेंट वैल्यू पे लोगे या फ्यूचर वैल्यू पे लोगे? कोई मुझे उस 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू बोल सकता है? पांच साल के बाद के 50,000 आज के कितने? 5 साल के एंड के 50,000 आज के कितने? एट द रेट ऑफ 10%. एट द रेट ऑफ 10%. ढूंढो रे जरा कितना है वाला. बोल तू तेरा आंसर. 50,000 से कम होना चाहिए वाला. आशीष को बोलो. आशीष का आया ही नहीं क्या? तो अरे तूने टाइप किया तुरंत? टाइप किया या आंसर आ गया? आ गया. कितना है मैडम? 31,046. 31,046. गुड. मतलब तुम्हें आता है डिस्काउंटिंग फैक्टर. गुड. यस. 10,000 मल्टीप्लाई 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रे? 1 डिवाइडेड बाय 1.1. 10% दिया ना. 1 डिवाइडेड बाय 1.1. 1 2 3 4 5 0.62092 जो भी रहेगा. तो वो कितना आया? 46 ना. 31,046. चेक करो. ये प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड हुआ. अब इंस्टीट्यूट हमें ना क्वेश्चन में डायरेक्टली 31,046 देगी. अभी 2-3 क्वेश्चन देखे थे इंस्टीट्यूट ने हमें डायरेक्टली जो वैल्यू देते थे वो प्रेजेंट वैल्यू देते थे. बट अगर हमें उन्होंने फ्यूचर वैल्यू दी है और डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है तो क्या फिर हम उसको डिस्काउंटेड अमाउंट पे ही लेंगे? यस. हम उसको डिस्काउंटेड अमाउंट पे ही लेंगे. ध्यान देना. तो नाउ टेल मी द आंसर. 9,50,000 प्लस 10 प्लस 1,00,000 प्लस 25,000 प्लस 31,046 कितना? 11,16,046 is cost of PP. इसमें से ये 3 चीजें परचेज प्राइस में आते हैं.
ये सब चीजें मैडम ध्यान देना, ये पीपी परचेज प्राइस, याद है ना, परचेज प्राइस, ये दोनों डीएसी, दिस इज धोखे से बचे, नॉट डीएसी, ये डीएसी, नॉट डीएसी, धोखे से बचे, एंड ये है तुम्हारा स्पेशल आइटम। ये डीएसी नहीं है, बट एएस 10 ने बोला है कि इसको कैपिटलाइज करना है, ये स्पेशल आइटम है, एएस में लिखा है। अरे ये सुनो, ऑनलाइन वाले यहां तक क्लियर है क्या बोलो, तो उसके आगे अपने आप डिस्कशन कंटिन्यू होगा। यहां तक किसी को डाउट है को बोलो। मुझे लगता है ये समझा होगा, ये ऐसे नहीं समझने वाली बात नहीं है, बट फिर भी शेट्टी मैडम, शेट्टी मैडम, मुस्तनसिर, बाकी लोग बोलो, सब लोग। चैप्टर इजी है, खाली चैप्टर लेंदी बोल सकते हो। यस गुड। तो मैडम हमें पता है कि हमने असेट परचेस की है 11,16,046 की। डू यू एग्री विद मी? अब क्या हम वर्किंग नोट 2 करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स, वर्किंग नोट 2। अरे आशीष ध्यान दे, लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पीपी। कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने में डिवाइड किया है बोलो मुझे? 3 में। अरे आशीष समझ में आ रहा है क्या? पार्ट 1 इसको बोलते क्या बोलते, पार्ट 1 को? बस उसको कुछ नाम दिया है क्या उन्होंने? नहीं ना, पार्ट 1। अरे ऐसा नो, बोलो पार्ट 1 का क्या 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 लिखा है, ठीक से पढ़ो। यूजफुल लाइफ 3 years है, ओके, एंड उसकी अमाउंट कितनी है? 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी। चलो ढूंढते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पीपी। इसकी लाइफ 3 years है, बोलो मुझे। 11,16,046 का कितना परसेंट? तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका कितना आएगा? 11,16,046 का मल्टीप्लाई बाय 30.30%, कितना आ रहा है बोलो? 3 लाख, राउंड ऑफ करके बोलो मुझे। 3,34,814। लाइफ कितने साल है? 3 साल। उसकी स्क्रैप वैल्यू दी तुम्हें, कंपोनेंट 1 की स्क्रैप वैल्यू दी नहीं, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 3। एसएलएम सर, डब्ल्यूडीवी एसएलएम, AS10 बोलता है एसएलएम, AS10 बोलता है एसएलएम फॉलो करो, डब्ल्यूडीवी फॉलो करो, एनी अदर मेथड फॉलो करो, बट मोस्ट प्रेफर मेथड जो रियल लाइफ में अकाउंटिंग में होती है वो है एसएलएम। इनकम टैक्स वाले अलग फॉलो करते हैं, अकाउंट्स में मोस्ट प्रेफर मेथड एसएलएम होती है, हम उस पर आज आने वाले हैं, ठीक है। तो उसका डिप्रेशन कितना आएगा मैडम? आई थिंक 1,11,604, जो भी आएगा 5। पार्ट 2 आई थिंक ये लाइसेंस है, पार्ट 2 इज लाइसेंस। लाइसेंस के बारे में क्या लिखा है, पढ़ो जरा। दिस इज लाइसेंस फीस पेड इन परचेज प्राइस, ओके, मतलब दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस 10 lakhs, दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस 10 lakhs, अलग से नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और क्या दिया है, पढ़ो जरा। 20% ऑफ नेट कोटेड प्राइस। व्हाट इज नेट कोटेड प्राइस? व्हाट इज नेट कोटेड प्राइस बोलो मुझे? 9,50,000। नेट कोटेड प्राइस मतलब आफ्टर डिडक्टिंग टीडी, समझा क्या? उसका 20%। कितना आ रहा है? 9,50,000 का 20%, मैडम कितना आ रहा है?
1,90,000। इसकी लाइफ कितनी है? 2 साल। लाइफ कितनी है? 2 साल। भले ही लाइफ 2 साल है, बट फर्स्ट ईयर के एंड में जाके हमने उसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया या रिन्यू कर दिया। ठीक है, बट अब भी पता है क्या 1 साल के बाद हम उसको रिन्यू करने वाले नहीं, वो फर्स्ट ईयर के एंड में देखेंगे। अरे यस और नो? मैडम बैलेंस पार्ट इज 3। टोटल कितनी आनी चाहिए बोलो मुझे? 11,16,046। 5,91,232। इसकी लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। क्या हमने कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए? क्या हमने कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए? यस। तो ऐसे हमें कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। 2 बेसिस पे कंपोनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन है। एक, उनकी यूजफुल लाइफ अलग अलग है एंड उनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। उनकी वैल्यू क्या है? सिग्निफिकेंट है। अरे यस और नो? मैडम जर्नल एंट्री लिखो। इन एसेट परचेस की जर्नल एंट्री क्या आएगी? क्या बराबर ना? कंपोनेंट 1 अकाउंट डेबिट, कंपोनेंट 2 अकाउंट डेबिट, कंपोनेंट 3 अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिखो मैडम बराबर। फिर मैडम इनको खाली आइडेंटिफाई करना है। अकाउंटिंग में कंपोनेंट्स नहीं आएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अकाउंटिंग में तुम्हारी पीपी रहेगी, पीपी अकाउंट डेबिट। आइडेंटिफिकेशन करना है, रिकॉग्निशन नहीं करना है बुक्स में। पीपी अकाउंट डेबिट कितना? 11,16,046 टू कैश ऑब्लिक बैंक। चलेगा? या वेंडर भी हो सकता है। तीनों में से एक आधा कुछ ना कुछ रहेगा। कितना रहे बोलो मुझे? यस मैडम बोलो। अब ध्यान देना। 2 मिनट 1 मिनट। इसमें से शायद से ये तुम आज पे करने वाले हो, 5 साल के बाद पे करने वाले हो। बोलो मुझे, ये कब पे करने वाले हो तुम? ये वाली अमाउंट कब पे करने वाले हो? इज इट पेड और इट विल बी पेड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर? तो टू कैश में वो छोड़ के बाकी आना चाहिए ना। माइनस बोलो 31,046 कितना रे? 11,16,046। 1 मिनट लो। 11,16,046 माइनस 31,046 कितना मैडम? पेड कितना हुआ है? 10,85,000। ध्यान देना मैडम। नहीं समझा क्या? मैडम भले ही पीपी की कॉस्ट 11,60,046 है, बट उसमें से 31,046 डिसमेंटलिंग कॉस्ट विच विल बी पेड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, वो पेड नहीं है, उसकी प्रोविजन करनी है। 2 प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितना रे? 31,046। ये प्रोविजन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है? ये प्रोविजन की एज पर एएस बोलो मुझे 29, एज पर एएस 29। हमने उसको एएस 29 के हिसाब से किया है। समझा क्या? एंट्री के आगे हमने एक्चुअल में पेमेंट किया 10,85,000, वो तो पीपी है, और जो हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट फ्यूचर में पे करने वाले हैं उसकी एएस 29 के हिसाब से प्रोविजन करनी है, उसको कैपिटलाइज करना है एज पर एएस 10। समझा मैडम? ये पेड नहीं हुआ है, वो लायबिलिटी में दिखेगा। किस में दिखेगा? लायबिलिटी में। समझा? तो मैडम हम यहां पे अकाउंट करते हैं। फर्स्ट अकाउंट
पीपी अकाउंट। इस एग्जांपल के बाद तुम्हारे ना कंपोनेंट का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। बाला कुछ समझ में आ रहा है क्या? बाला बोल रहा है सर ऐसे हमने पीपी अकाउंट फाउंडेशन में भी बनाया था। हाँ बनाया था, हाँ 12th में भी बनाया था, यस 11th में भी बनाया था। अब 10th में मत बोल। 1 अप्रैल 2023 को हमने असेट पुट टू यूज की है। हमने 1 अप्रैल को असेट पुट टू यूज की है, यस। आगे 1 अप्रैल को हमने असेट पुट टू यूज की है। पीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कितना मैडम? 10,85,000। पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कितना रे? 31,046। अरे यस और नो? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, अरे यस और नो? फर्स्ट ईयर के में डेप्रिसिएशन देना है 2024 बाय डेप्रिसिएशन। मैडम पार्ट 1 पे या कंपोनेंट 1 पे, पार्ट 1 या कंपोनेंट 1 पे, कंपोनेंट 1 पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 3 लाख। उसकी कॉस्ट कितनी है? 3,34,814 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। सर एसएलएम फॉलो करो। हाँ AS3 बोलता है प्रेफर्ड एसएलएम ही होना चाहिए। क्यों समझाऊंगा। डिवाइड बाय कितनी लाइफ? 3 इयर्स। 3,34,814 डिवाइड बाय 3। बोलो इनर कॉलम में बोलो मैडम कितना? 1,11,605। पार्ट 2 या कंपोनेंट 2 पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा? कंपोनेंट 2 पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 1,90,000 लाइसेंस की फीस है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय हम उसकी यूजफुल लाइफ कितनी मैडम? 2। कितना आएगा मैडम? 95,000। पार्ट 3 बोलो मुझे। पार्ट 3 5,91,000 कितना? 5,91,000 बोलो मुझे कितना? 5,91,232 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0। इसकी लाइफ कितनी है? 5। कितना आएगा बोलो मुझे? 591,232 डिवाइडेड बाय 5 कितना मैडम? 1,18,246। 1,18,246। टेल मी द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। डेप्रिसिएशन मैंने कंपोनेंट वाइज दिया है बट अकाउंटिंग कंपोनेंट वाइज नहीं है। अकाउंटिंग में क्या कंपोनेंट 1 अलग है, कंपोनेंट 2 अलग है, कंपोनेंट 3 नहीं है। ध्यान देना, मैं आइडेंटिफिकेशन कंपोनेंट वाइज कर रहा हूं, मैं रिकॉग्निशन कंपोनेंट वाइज नहीं कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैडम कितना आएगा? 3,24,851। ठीक है मैडम। अच्छा कोई लिखना नहीं, 2 मिनट रुको खाली, कोई लिखेगा नहीं, 2 मिनट। मैडम बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मुझे पता है हम फर्स्ट ईयर के एंड में लाइसेंस रिप्लेस करने वाले, लाइसेंस रिन्यू करने वाले। सपोज नहीं होता तो क्या होता? ध्यान देना, नहीं होता तो क्या आता? इसलिए मैं बोल रहा हूं लिखना मत, अब खाली ऑब्जर्व करो। कितना बैलेंस बचता है? ले लो कटर पे। 10,85,000 प्लस 31,046 माइनस 3,24,851। कितना बैलेंस बचता? 7,91,195। लिखना नहीं है, मैं कैंसिल करने वाला हूं, बराबर।
फिर तुम्हारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता 24 टू बैलेंस, बोलो मुझे, राइट, ब्रॉट डाउन कितना 7,91,195, चेक करो एक बार, राइट। फिर सेकंड ईयर के एंड में फिर से डेप्रिसिएशन देते, क्या फिर से डेप्रिसिएशन देते? एंड मैडम डेप्रिसिएशन सेम रहता क्योंकि एसएलए में डेप्रिसिएशन सेम रहता बिकॉज क्या है एसएलए में। अरे बोलो ना यस और नो, अरे यस और नो लिखना नहीं है क्योंकि मैं कैंसिल करने वाला हूं, बराबर, यस और नो। सेकंड ईयर के एंड में कंपोनेंट अपने आप डीरेकॉग्नाइज होता, सेकंड ईयर के एंड में एक कंपोनेंट अपने आप डीरेकॉग्नाइज होता। अपने आप कैसे मैडम? लाइसेंस फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ हुआ? फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ हुआ? 95। सेकंड ईयर में कितना राइट ऑफ हुआ? 95। टोटल कितना राइट ऑफ हुआ? टोटल कितना राइट ऑफ हुआ? 1,90,000। सो अगर लाइफ खत्म हो जाती है एंड स्क्रैप वैल्यू 0 है तो क्या अपने आप डीरेकॉग्नाइज होगा? अपने आप क्या होगा? डीरेकॉग्नाइज होगा। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, अरे ऐसा नो। एंड क्या तुम अलग से उसी दिन 31 मार्च 2020, ये 2025 होना चाहिए ना मैडम, ये क्या होना चाहिए? हाँ 2025 होना चाहिए। डू यू एग्री विद मी? उस दिन पे तुम लाइसेंस रिन्यू करते, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख। अब इसका 2 लाख का अब भी डिप्रेशन आएगा या नेक्स्ट ईयर में डिप्रेशन आएगा? नेक्स्ट ईयर में, बराबर या नहीं? अरे यस और नो लिखना नहीं है क्योंकि मैं कैंसिल करने वाला हूं, मैंने पहले ही बोला लिखना नहीं है। ये आ गया तुम्हारा बाय डेप्रिसिएशन, 2 मिनट ध्यान देना, ये मैंने बोला बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन कितना बैलेंस बचेगा? कैलकुलेट करो, लिखना नहीं है क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है। प्लस 2 लाख का नया लाइसेंस लिया। जब तुम कंपोनेंट रिप्लेस करोगे तो कंपोनेंट को तुम्हें डीरेकॉग्नाइज करना है। सर आपने डीरेकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? अरे वो अपने आप डीरेकॉग्नाइज हुआ है क्योंकि 2 ईयर के एंड में वो अपने आप खत्म हो गया, बराबर। -324,851 कितना? 6,66,344। अरे यस और नो लिखना नहीं है। अब हम कौन सा ईयर स्टार्ट करेंगे? थर्ड ईयर। ध्यान देना थर्ड ईयर में क्या आएगा? 1 अप्रैल 2025। ध्यान देना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो कितना? 6,66,344। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आप फिर से डिप्रिसिएशन दोगे। क्या कंपोनेंट 1 पे डिप्रिसिएशन दोगे? पार्ट 1 पे? यस। एंड शायद से पार्ट 1 की लाइफ खत्म हो जाएगी क्योंकि पार्ट 1 कितने साल का था? 3 साल। क्या वो अपने आप डीरेकॉग्नाइज होगा? पार्ट 2 तो पहले ही डीरेकॉग्नाइज हुआ है, तो यहां पे पार्ट 2 आएगा क्या? नहीं, पार्ट 3 आएगा या कंपोनेंट 3 आएगा। उसका कितना? 1 लाख समथिंग। कितना मैडम? 1,18,000 समथिंग। एंड मैडम एक नया कंपोनेंट आ गया, लाइसेंस। क्या सर मैंने उसको कंपोनेंट 2 बोला तो चलेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम उसको कंपोनेंट 2 बोल दो। चलो कंपोनेंट 2 बोल दिया। 2 लाख का कंपोनेंट, क्या ये 6,66,000 में वो 2 लाख का कंपोनेंट छुपा है? तुमने नया कंपोनेंट लिया और एग्जिस्टिंग कंपोनेंट अपने आप क्या हुआ? डीरेकॉग्नाइज हुआ था। तो अब मुझे बोलो उस पर कितना डिप्रेशन आएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय कितने ईयर से? 2, तो कितना आएगा? 1 लाख। क्या ये साइकिल चलती रहेगी? ऑब्वियसली तुम इस कंपोनेंट को पार्ट 1 को रिप्लेस करोगे, रिप्लेस करोगे तो कैश आएगा। अरे समझा नहीं समझा? विदाउट दैट कंपोनेंट हाउ कैन यू एज एसेट? अरे वो सिग्निफिकेंट है तो उसके सिवा तुम एसेट यूज कर सकते हो। तुम्हें यहां पे क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस। बट उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्या? नहीं। ऐसे होगा, हम क्या करेंगे? एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रोविजन एडिशमेंट लिंक की एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। फिर हम कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन देंगे। जिस ईयर में कंपोनेंट को डीरेकॉग्नाइज करना है उसको क्रेडिट करेंगे। अब इस एग्जांपल में करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज
राइट। अभी जो मैंने किया है उसमें अपने आप डीरेकग्नाइज हो गया, समझ में आ रहा है। अब मैं समझाऊंगा कि अगर बीच में डीरेकग्नाइज करना है तो कैसे करना है, ध्यान देना। एंड अगर हमें कंपोनेंट को रिप्लेस करना है तो हमारी एंट्री आगे कैश अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे ऐसा नो, तो चलो अब यहां पे मैं डिलीट करता हूं, ध्यान देना। मैं इसको जानबूझ के डिलीट कर रहा हूं, ध्यान देना। एवरीवन ईयर, फर्स्ट ईयर पे फिर से आते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, एवरीवन ईयर, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ समझने का ट्राई करो। हमने असेट परचेस की, पीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी को डाउट है इस एंट्री में? आशीष ये एंट्री क्लियर है? फिर तूने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एक्सपेंसेस किए, क्या एंट्री आ गई? असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एक्सपेंस। फर्स्ट ईयर के एंड में कंपोनेंट 1 का डिप्रेशन कैलकुलेट किया, कंपोनेंट 2 का डिप्रेशन कैलकुलेट किया, कंपोनेंट 3 का डिप्रेशन कैलकुलेट किया, वो आ गया तुम्हारा कितना? 3,24,851। एंट्री क्या आ गई? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी। फिर अब इस तारीख पे तुमने जो कंपोनेंट, आई थिंक कंपोनेंट 2 था लाइसेंस वाला, उसको क्या किया? उसको आपने रिन्यू किया। फर्स्ट ईयर के एंड में आपने लाइसेंस को क्या किया? रिन्यू किया। तो क्या उसको रिप्लेस करके नया लाइसेंस लाना है बुक्स में? यस। तो चलो उसको रिप्लेस करते हैं। 31 मार्च 2024 बाय, क्या बोलना पड़ेगा मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिप्रिसिएशन मत बोलना, बाय पी एंड एल बोलना। कितने पे रिकॉग्नाइज करो? कितना है बुक्स में? हो मेरे कितना बुक्स में? उस कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी थी? 1,90,000 थी। कितनी थी? 1,90,000। कितना डिप्रेशन दिया? 95। तो मुझे बोलो आप उसको कितने पे डी रिकॉग्नाइज करोगे? तो इसको बोलते हैं डी रिकॉग्नाइज किया। क्या किया? डी रिकॉग्नाइज्ड किया। अरे यस और नो? क्या अपने आप वो लाइसेंस बुक से हट गया मैडम? मैडम ये पार्ट कंपोनेंट 2 को हमने डी रिकॉग्नाइज किया, यस और नो? मैडम उसी दिन हमने नया लाइसेंस परचेस किया टू कैश। कंपोनेंट 2 रिप्लेस हो गया, कंपोनेंट 2 रिप्लेस हो गया। अरे यस और नो? समझा क्या? डी रिकॉग्नाइज करना मतलब असेट से निकाल देना। और क्यों आप नया कंपोनेंट ले रहे हो तो पहला कंपोनेंट ऑब्वियसली क्या होगा? रिप्लेस हो रहा है ना। तो कितना बैलेंस बाकी है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से 8,96,000 समथिंग आ रहा है मेरा। 8,96,195 आ रहा है। चेक करो रे, ईयर टू सब मिलके कंप्लीट करते हैं। लिखो 31 मार्च 2020, सॉरी 1 अप्रैल 2024। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रे? 8,96,195। बराबर? यस, गुड, राइट। आगे मैडम इस ईयर में सेकंड ईयर में कुछ नया कंपोनेंट आ रहा है, कुछ रिप्लेस हो रहा है? नहीं, ईयर के एंड में डिप्रेशन देना है। कंपोनेंट 1 पे तो डिप्रेशन सेम रहेगा, कंपोनेंट 2 पे डिप्रेशन चेंज होगा क्योंकि कंपोनेंट 2 रिप्लेस हुआ है। कंपोनेंट 2 अब 2 लाख का है, बराबर? उसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ दी है मैंने। अब उस लाइफ कितनी है उसकी? 2 साल। कितना आएगा? 1 लाख। अरे ऐसा नो? कंपोनेंट 3 उसका तो सेम रहेगा ना? बाला कुछ समझ में आ रहा है क्या? खाली बात करते हैं।
मैं फाउंडेशन में याद है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, बट एक्चुअली हम मशीन को पार्ट 1 मशीन को बोलते थे, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3। यहाँ पे हम मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 एक ही मशीन के अलग अलग कंपोनेंट्स है। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो बोलो मुझे कितना आएगा रे? 3,29,000 एग्जैक्ट 851। कितना बैलेंस बचेगा? बट कभी भी बैलेंस को कंपोनेंट वाइज मत दिखाना, कंपोनेंट टू कंपोनेंट, वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं दिखाना है प्रेजेंटेशन। कितना? 5 3 आई होप दिस इज क्लियर। 2 साल का इतना सफिशिएंट है समझाने के लिए? इतना सफिशिएंट है। डी रिकॉग्नाइज करना है मतलब उसको बुक से निकाल देना, तो आप एंट्री करोगे P&L टू असेट, एंड अगर उसको रिप्लेस कर रहे हो तो बैंक अकाउंट पीपी अकाउंट डेबिट टू असेट, पीपी अकाउंट डेबिट टू असेट। बाला बोल रहा है सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। कंफर्म कर बाला, समझ में आया या नहीं समझ में आया तुझे? 100%। गुड। तो मैंने रिप्लेस कब किया उसको? फर्स्ट ईयर। मैंने जानबूझ के फर्स्ट ईयर के एंड, अच्छा मैं अगर सेकंड ईयर के एंड में रिप्लेस करता, और मैंने बोला अगर मैं सेकंड ईयर के एंड में रिप्लेस करता तो मुझे उसको डी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 0। हाँ, बट अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो स्क्रैप वैल्यू को मैं क्या करता? डी रिकॉग्नाइज करता। बाय जितना भी वैल्यू बचेगा उसको मैं असेट में क्रेडिट कर दूंगा, एंड जो नई वैल्यू ली वो डेबिट होगी। समझा या नहीं समझा? नहीं समझा। 100% मैडम, या नहीं अभी भी? मैडम एक अकाउंट सीखने के लिए कर रहे हैं, लिख लेना प्रोविजन फॉर द डिसमेंटलिंग अकाउंट। ये पहले भी हमने किया है, ये वाला अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट अकाउंट। असेट में डेबिट हुआ है, दिख रहा है क्या? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 23 को बाय पीपी अकाउंट 31,046 बराबर मैडम। 31 मार्च को ईयर एंड को क्या हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। ये फाइनेंस कॉस्ट हो गई, ये हो गई फाइनेंस कॉस्ट 10%। कितना आएगा मैडम? 3104 या 5 जो भी लेना है। 31 मार्च 23 कितना बैलेंस होगा बोलो मुझे? लाइबिलिटी साइड पे प्रोविजन कितने के दिखेगी? प्लस 10% दिखेगी। कितना दिखेगा? 34,151। मतलब जिसको हमने डिस्काउंट करके एंट्री की, एवरी ईयर हम उसको कंपाउंड करते रहेंगे, और ये P&L में जाएगा एज ए फाइनेंस कॉस्ट। ये P&L में जाएगा एज ए फाइनेंस कॉस्ट। फिर आ गया 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,151। फिर 31 मार्च ईयर एंड पे फिर से इंटरेस्ट लगाओगे बाय इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। जो एक्सपेंस है फाइनेंस कॉस्ट है वो आएगा आई थिंक 3415। बैलेंस बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी हो गई लायबिलिटी? 37,000 बोलो मुझे 566। सेकंड ईयर डन। थर्ड ईयर 1 अप्रैल 25 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो मुझे 37,566।
ईयर के एंड में। ऐसे हमने एक अकाउंट किया है, पीवीडीबीओ अकाउंट, याद है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। नहीं नहीं, मैं जान, अरे नहीं भाई, भूल गया, बोला तू ही भूल गया है, उसको क्या 10%। यस, 31 मार्च 2016 डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन टू बैलेंस बॉट डाउन। तुम्हें पढ़ना जरूरी है। 41,322। थर्ड ईयर डन। चलो 2 ईयर कंप्लीट करते हैं फास्ट। मैडम इसकी फिफ्थ ईयर के एंड में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 लाख। मनस्वी? हाँ, नहीं मुझे लगा मनस्वी बोल रही 10 लाख होगी। परचेस प्राइस ऑफ असेट इतनी। हे अरे यार, बाय इंटरेस्ट 10% कितना आएगा? 4132। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्चुअली एस्टेनी अकाउंट करने को नहीं बोलता है, बट ये अकाउंट हमने पहले किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये अकाउंट कर लेते हैं। या तुम कोई बोल सकता था सर मैं लाइबिलिटी शीट बना था, अकाउंट बनने की जगह मैं लाइबिलिटी शीट बना था तो भी चल जाता। तुम टाइम में पढ़ोगे ना तो तुम्हें हर चीज याद आएगी। हमने हर चीज डिटेल में की है, ये समझ लेना। ये आ गया लास्ट ईयर 1 अप्रैल 27 बाय इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। मैडम इंटरेस्ट जनरली लास्ट ईयर में मिसिंग फिगर लेनी चाहिए राउंडिंग ऑफ की वजह से। यहां पे मैडम वो हम पे कर देंगे, यहां पे हम पे कर देंगे, यहां पे बाय बैलेंस आएगा। कितना बैलेंस है? 45,454। इंटरेस्ट को हम बैलेंसिंग फिगर लेंगे। लास्ट ईयर में जनरली इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर लेना है, और तुमने पेड किया होगा बराबर ना ये। अरे तुम्हें पेमेंट करना है ना डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक। प्रोविजन को पेड किया, कितना? 50,000। कितना इंटरेस्ट आया? 5। सर अगर लास्ट ईयर में 50,000 से कम, 50,000 ही नहीं, कुछ ज्यादा डिसमेंटलिंग कॉस्ट आती है, कम आती है, सीए फाइनल में है वो, इंटर का डिस्कशन नहीं है, तो मैंने बोला 50,000 पेड हो गया। ऑब्वियसली दे विल नॉट आस्क यू टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, बट मैं समझा रहा हूं ये हमने पहले किया है। अगर हम किसी चीज को डिस्काउंट करते हैं और डिस्काउंट करके एंट्री कर देते, तो याद रखना उसको कंपाउंड भी करना होगा। समझा क्या? अरे ऐसा नो, बाला बोल रहा है सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये सिंपल था या डिफिकल्ट था? सिंपल था या डिफिकल्ट था? ऑनलाइन वाले क्लियर है क्या सबको? चलो मैडम मैडम समझा या नहीं समझा? ये वाला बंद कर दो। ब्रेक अच्छा ठीक है, एक सेकंड। मैडम ये समझा क्या? ये एग्जांपल में ना हमने पीपी को डिटेल में डिस्कस किया, कैसे कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है, फिर हमने देखा हमने कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया, एंड फिर उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये हमने समझा। डी रिकॉग्निशन ऑफ राइट कंपोनेंट ये समझा हमने। अरे ऐसा नो हर्षल कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे ऐसा नो तू बोल रहा सर लूना के क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है
ठीक है भाई। So, ठीक है, अरे यस और नो बाला समझा क्या? यस, नो इश्यूज। चलो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। 4:45, 5 बजे स्टार्ट करेंगे, 5 बजे बराबर स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट का ब्रेक है, टाइम में आ जाओ। चलो 5 से ये देखो, इसमें एक कंपोनेंट के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और डिप्रेसिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिप्रेशन में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज तुम्हें डिप्रेशन अच्छे से आता है, तो उसमें ज्यादा इंस्टीट्यूट कुछ नहीं पूछेगी, खाली डिप्रेसिएशन का थोड़ा डिस्कशन हमें करना है एंड फिर हमारा बाकी रहेगा रिवैल्यूएशन, जो हम कल करके खत्म कर देंगे। नहीं 6 नहीं, 6:30 मान के मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 6:30 मैक्सिमम, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कोई।